गुड इवनिंग दोस्तों। अरे गुड इवनिंग दोस्तों, बैठो जल्दी से अपनी जगह पे ना। चलो हाँ भाई, लास्ट एंड फाइनल क्लास के अंदर मैं आपको आरबीसी पढ़ा रहा था। क्या सही बोल रहा हूँ क्या? और उस आरबीसी के अंदर जो अपन बात कर रहे थे, मैं एक शब्द के बारे में आपसे बोल रहा था, उसका नाम था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और इसी को मैंने कहा था शॉर्ट में लिखते हैं एचबी से। किससे लिखते हैं? एचबी से। आप एक बार में डिटेल से सुन लो पहले इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो सुनो, किसी भी एग्जाम के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बारे में बन सकते हैं, कुछ तो मैंने कल की क्लास में बताए थे, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? आरबीसी में। बोलो किस में? दूसरा, अरे क्या हो गया, क्लास स्टार्ट हो गई। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? क्या आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। बोलो बोलो क्या है? कहने का मतलब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हम श्वसन की क्रिया कर पाते क्या? मैंने कहा इसके बारे में याद रखना कि ये जो हीमोग्लोबिन है, फिर बोलो क्या? अगर इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, किसके साथ? तो आप हमेशा याद रखना ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और मैंने कहा इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? कैसा? लाल। लेकिन मैंने ये कहा आपसे, अगर कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन खुद का रंग कैसा होता है, तो क्या बोलोगे? बैंगनी। कैसा होगा? बैंगनी, वायलेट कलर होगा। इतना तो मैं कल की क्लास में आपको समझा चुका था। इसी कड़ी में फिर हम आगे बात करते हैं। चलो सुनो इस तरीके से, अगर आपसे कोई ये कहे, थोड़ा सुनना और समझना ढंग से, अगर आपसे कोई ये कहे कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सा तत्व होता है, कौन सा क्या होता है? तत्व। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? तब आप बोलोगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो तत्व होता है उसका नाम होता है आयरन। फिर बोलो क्या? आयरन। देखो इधर सुनना, क्या नया कर सकता है वो तैयार रहिए आप लोग। ये सबको पता है कि रक्त में आयरन होता है। रक्त में क्या होता है? अब और क्लियर करो, रक्त में आयरन तो होता है, लेकिन आयरन रक्त में भी किसमें होता है? अरे किसमें? स्वाभाविक बात है कि हीमोग्लोबिन ब्लड में ही पाया जा रहा है, तो आयरन भी किसमें होगा? ब्लड में। लेकिन ऑप्शन में दो आयरन दे देगा आपको, एक दे देगा +2 और एक दे देगा +3। आयरन भी कितने दे दिए? 2। अब कंफ्यूज होगा आपको कि +2 आएगा या +3, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा? और इस +2 का नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? और +3 होता है तो इसका नाम होता है फेरिक। क्या होता है? तो +3 से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन सुनो आप लोग कैसे बनेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन में दोनों दे देगा, Fe+2 भी दे देगा और Fe+3 भी दे देगा। तो क्या आंसर देना? कभी कभी घुमाने के लिए हिंदी में लिख देगा फेरस और फेरिक। क्या लिख देगा? फेरस और, तो ये जो +2 होता है इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? और +3 को बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो Fe+2 होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फेरस। चलो एक और बात सुनो अच्छी तरीके से, अगर इस हीमोग्लोबिन की बात करूं, इसी साल जो पटवारी की एग्जाम लगी है, समझ में आ रहा है, जो लास्ट पेपर पटवारी का था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और उसने पूछा है हीमोग्लोबिन की मात्रा। बोलो किसकी मात्रा पूछी है? हीमोग्लोबिन की। और आपसे पूछा जाए कि बताइए हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो देखो डिपेंड करता है किसके बारे में पूछा जा रहा है। या तो पूछेगा किसके बारे में, या किसके बारे में? फीमेल। यहां कन्फर्म है, ध्यान रखना। अगर मेल में पूछे तो आप बोलोगे, हमेशा याद रखना, 14 से 16 ग्राम। क्लियर करो, बोलो कितनी? प्रति 100 ml। अरे प्रति कितना? समझो इसका मतलब, आप कभी भी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा बताते हो, किसकी मात्रा बताते हो?
जैसे कभी आपने देखा होगा आजकल एक जांच बहुत फेमस है, सीबीसी। जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो सीबीसी कराते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन भी आता है। अरे क्या आता है? हीमोग्लोबिन। हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे अंदर इतना है, तो पूरे ब्लड में नहीं होता, वो कितने में मापा जाता है? 100 ml में। कितने ml? 100 ml के अंदर मेल में कितना होता है? 14 से। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर होता है 12 से 14 ग्राम, 12 से प्रति 100 ml। यही गलती हुई है एग्जाम में। देखो सुनो, इसी साल जब पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसने हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी एग्जाम में, और मेल के अंदर उसने पूछा। ऑप्शन में एक काम किया उसने, 12 से 14 भी दिया, 14 से 16 भी दिया। अब कुछ लोग डायरेक्ट लिख जाते हैं तो फिर कंफ्यूज हो गए। तो हमेशा याद रखना, मेल में पूछे तो कितनी होगी और फीमेल में पूछे तो। कल की क्लास में मैंने एक बात आपको पहले भी बोला था और एक बार दोबारा सुन लो, कि कभी भी कोई पूछे कि एक हीमोग्लोबिन का अणु, बोलो कितने, ऑक्सीजन के कितने अणुओं के साथ क्रिया करता है? 4। कितनी? ये हमेशा याद रखना, एक बार में एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ अगर मुझसे पूछा जाए, अपने साथ अगर मुझसे पूछा जाए तो एक साथ अगर मुझसे पूछा जाए 4 अणुओं को ले जाते हैं। कितने जाते हैं? 4। तो कभी कोई पूछे एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं के साथ क्रिया करता है, तो आप बोलोगे 4। कितना? 4। लेकिन फिर सुनो, अगर कोई ये कहे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, बोलो कितने ग्राम? फिर बोलो कितने ग्राम? अगर कोई पूछे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है, देखो दोनों में अंतर है। अगर मैं कह रहा हूं एक हीमोग्लोबिन का अणु मॉलिक्यूल्स कितने ले जा रहा है? 4। अब वो ml में पूछ रहा है कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो याद रखना किसी ने 20 बोला है, 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कितने ml? 1. ml किसका क्या करता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। कितना? फिर 3-4 बातों को दोबारा एक बार सुन लो। हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछे तो मेल में कितनी बोलोगे? प्रति। फीमेल में पूछे तो प्रति। आपसे पूछे एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं के साथ, और कोई पूछे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 1.34 है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है? आंसर तुम ही दोगे मुझे, और मान लो ये एग्जाम में आ चुका है। किस में आ चुका है? तुम्हारी एग्जाम में आ चुका है। अब तुम कितने लोग सही देते हो आंसर, मुझे नहीं बताना है आंसर। मुझे इसकी जितनी जानकारी देनी थी वो मैं दे चुका हूं। मान लो मैंने ये डायरेक्ट बात बताई नहीं है, अब तुमको ये बताना है कि तुम कितने जिंदा हो। क्या बताना है? बैठने का मतलब नहीं है, क्लास में तो सभी बैठे हैं, अभी प्रूफ देना पड़ेगा तुम के हम क्या है? जिंदा है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आंसर कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा खड़ा होके। समझ में आ रहा है? हाँ, बैठे रहो सीधे आराम से। अभी तुमको एहसास तो होना चाहिए कि उत्कर्ष क्लासेस में हम किस में है। सुनो मेरी बात को, आंसर बीच में कोई बोला, पहले ही बोल रहा हूं आराम से, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा, चाहे लड़का हो या, ठीक है? 100 ml ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन होगा? एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी बोल रहा हूं एक बार आपको दोबारा। कितने ml में ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन का क्या होगा? परिवहन। ऑप्शन भी दे रहा हूं, चिंता मत कर, फुल ध्यान रखा जाएगा तुम्हारी सुविधा का। देख लो, पहला ऑप्शन 134 ml, दूसरा ml 1340 ml, तीसरा 13400 ml, और चौथा 20 ml। बोलेगा कोई भी नहीं, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, और आपसे जब मैं आंसर पूछूं तब आपको आंसर देना है। अपना जो हाथ पैर चलाने चला लो, और इस मैं पहले सीधे बैठो एक बार, और मैं समझा देता हूं। पहले कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, इस क्वेश्चंस का जो भी आंसर चाहिए वो आपको इस बोर्ड पर मौजूद है। अब दिमाग अपना लगाना है, क्योंकि एग्जाम में ना टीचर साथ में जाएगा ना कोई जाएगा, और एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें खुद का दिमाग कितना काम करता है वो डिपेंड करता है। ये दुनिया को पता रहेगा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन होता है?
मगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो पता तुमको होंगे, अब तुम कितना चलाते हो उस पर डिपेंड करता है ना। आंसर कोई बोलेगा नहीं आराम से, हाँ ऑनलाइन वाले आंसर दे सकते हैं। सर बिली रूबिन और बिली वर्डेन दोनों ही बैंगनी रंग के होते हैं, गलत बात है। बिली रूबिन पीले रंग का होता है, बिली वर्डेन हरे रंग का होता है। फुल मौका है आपको, आराम से हाथ पैर चला लीजिए, एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान, आज तो कर दोगे ना, आंसर हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। चलो तो पूछ लिया जाए तुम में से किसी को भी, मुझे बड़े समझदार से लग रहे हो तुम सब। चलो तो किसको खड़ा किया जाए, शकल देख लूँ तो मैं ढंग से। चलो किसी को खड़ा नहीं किया जाए, टेंशन मत करो। अगर चूचा करी, समझ में आ रही है क्या? तो पहले बोलो आज के बाद कोई चूचा करेगा क्या? मैं समझ में आ रही है, क्वेश्चन पूछना चालू कर दूंगा भयंकर तरीके से। चलो ठीक है। खड़ा करके नहीं पूछा जाएगा, बड़ी मुश्किल में इज्जत बनती है क्लास में, खराब नहीं होने दूंगा, इतना तो मुझे भी ध्यान है। तुम्हारी बद्दुआ भयंकर लगेगी, हाँ तो ऐसा तो करने ही दूंगा ही नहीं मैं। चलो अब मैं जैसे पूछ रहा हूं वैसे आंसर दोगे तुम ही, और मुझे सुन लो अच्छे तरीके से। पहला आंसर किस किस का आ रहा है, हाथ खड़ा कर दो। हाथ खड़ा रखना है, थोड़ा सा मुझे देखने दो शकल को, खड़े कर लो हाथ को, हाँ चलो। दूसरा आंसर किसका आ रहा है? अच्छा दूसरा ये रहा, चलो दूसरा किस किसका आ रहा है? एक, हाँ। तीसरा आंसर किसी का है क्या? चौथा आंसर? अब इसमें एक प्रजाति अलग और हुई है जिसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब कोई सा तो आ रहा, मतलब एक प्रजाति वो है जिसको समझ में ही नहीं आया क्या पूछा जा रहा है इसमें। मैं समझ गया तुम्हारी फीलिंग्स। अब सुनिए आप लोग, आंसर 20 ml आएगा। कितना ml आएगा? 20, ये फिक्स है। अब एक प्रजाति और है इसमें से, एक तो दो चार आंसर कैसे देने वाले हैं कि एक तो 100 ml है, ठीक है, 134, 1304, तीन एक जैसे लग रहे हैं, इनमें से होगा कोई से। एक तरह के तीन लिख रहा है तो कोई ना कोई तो मामला है। तो एक आध ये चीजें है ना, यहीं छोड़ जाना, एग्जाम तक तो पहुंचनी चाहिए। तो आधे से लोग तो ऐसे थे जिनको समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो पहले मेरी बात को सुन लो, तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जो मेरा मकसद ये हो कि तुमको अटकाना। मुझे एक बात समझानी थी तुमको, उस समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का सहारा ले लिया कि ये बात दिमाग में बैठा लो, खुश होने के लिए मत पढ़िए आप, सिलेक्शन के लिए। और सिलेक्शन का पढ़ने का मतलब होता है कि हर चीज नोट्सों में लिखी नहीं मिलेगी आपको, कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी, ये आप हकीकत मानिए आप लोग, जो आप खुद कितना दिमाग लगाते हो। इसे रोजाना कहता हूं सीधे बैठ जाओ, दिमाग लगाइए, सुनिए अच्छी तरीके से। आपको जब तक खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे चीज का आंसर नहीं दोगे। देखो सुनो क्या लिखा है इसमें, किसमें कितने ml किसका क्या होगा? परिवहन। अब कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन होगा, और हमको पता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने का परिवहन करता है? 1.34। मुझे ये पता है कि मुझे अगर ये पता चल जाए कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, 100 ml ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन, तो मैं ऑक्सीजन का परिवहन बता दूं। तो हमको 100 ml ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है ये पता चल जाए। तो देखो ऊपर ही लिख रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो तुमको जरूरत है वो सब लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। 100 ml ब्लड में कितना चाहिए? आपसे कहा है कि जब मेल फीमेल में अंतर नहीं दे रहा है तो मेल का ही मान के चलना है। किसका चलना है? 100 ml ब्लड में मुझे ये पता चल गया 14 से 16 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा मुझे ये पता चल गया तो मुझे पता ही है ये कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने ml का होगा? 1.34। अरे होगा क्या? तो देखो 14 16 में से 16 मान लू, कोई एक भी ले लो, 14 15 कोई भी ले लो अपने हिसाब से, इनटू किससे करूं? ठीक है, मोटा मोटा लगभग अगर मैं बात करूं 1 से 16 गुणा हुआ तो 16 आ गया। अरे आ गया। 0.34 को भी 16 बार गुणा करना है, सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो नहीं सकता आंसर। अरे होगा क्या? ये आ सकता है क्या? ये आ नहीं सकता, तो आंसर तो क्या आएगा? लगभग में आंसर आएगा कितने ml? 20 ml। आधे से को तब भी पल्ले नहीं पड़ी बात, सीधे बैठो। अरे सही है क्या? हाँ फिर सुनो दोबारा एक बार, क्या पूछा है?
100 ml ब्लड में कितने ml किसका, क्या होगा? तुम्हारी मैथ हो गई क्या? स्टार्ट होगी क्या? ठीक है, फिर मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, मगर ये ध्यान रख लेना, ये मैं भगवान कसम पहले कह रहा हूँ, साइंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मैथ पैथ नहीं आती हो तो मेरे सिर मत लगना, ठीक है? तो अब दोबारा सुन लो, कितने ml में? तो पहले मुझे पता चल जाए कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, तो मुझे पता चल गया कितना है, 14 से 16। मुझे हमसे पूछा है 100 ml ब्लड में कितने ml किसका परिवहन, ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे पता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन है, 1.34। तो इस 16 से क्या गुणा कर दूंगा, 1.34। तो मैं इस ऑप्शन को ही देख के बता सकता हूं कि ऑप्शन में लगभग में आंसर तो कितना आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो तब देखता मैं कि कहीं 19 भी होता, 20 भी होता, 21 भी होता, तब तो मैं एग्जैक्ट पे पहुंचता, लेकिन अभी तो मुझे एग्जैक्ट पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देख के मुझे पता चल गया क्योंकि देखो यहां भी ये फिक्स नहीं है, 14 से 14 मान सकते हो, 15 मान सकते हो, 16 मान सकते हो, लगभग में कहूंगा तो लगभग में आंसर कितना ml आएगा। तो ये क्वेश्चन भी है डायरेक्ट कि कभी कोई पूछे ना कि 100 ml ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो क्या बोलोगे, 20 ml। कितने का? किसी ने डायरेक्ट बोला था आंसर जब मैं उसको लिखा रहा था। बात यही है देखो दोस्त मेरे, लेकिन फिर अभी सुनिए आप लोग, अभी तो आंसर तब नहीं आया है जब सब चीज लिखी हुई थी सामने। ये जितनी चीजें बोली थी ना, ये लिखी नहीं मिलेंगी एग्जाम में, ये खुद को भी सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि 100 ml ब्लड में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन। फिर हमको ध्यान रखना था कि 100 ml ब्लड में 14 से 16 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन। अरे वहां लिखा थोड़ी मिलेगा ये, तब जाके हमको आंसर देना होगा। तो कभी कभी दिमाग भी चलाना होता है। अब दिमाग चलाने का एक ही तरीका है कि जो चीज दे रखी है उसको देखो तो सही, उससे संबंधित जानकारी हमको है या नहीं। तो देखो इधर सुनो आप लोग, टॉपिक बोलिए क्या चल रहा है, कहां पाया जाता है, क्या है ये, इसके कारण रुधिर का रंग कैसा है, हीमोग्लोबिन खुद का रंग, हीमोग्लोबिन में तत्व कौन सा है, Fe+2, क्या बोलते हैं इसको, फेरस। लिखो नीचे इसमें हेडिंग डालो हीमोग्लोबिन, कल लिखा थोड़ी आपने हीमोग्लोबिन, लिखो नीचे इसके अंदर। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखोगे हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी में पाया जाता है। पहला पॉइंट लिखना हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी में पाया जाता है। बोलो कहां पाया जाता है, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन हेडिंग जो लिख रखी है उसी के अंदर एरो का निशान लगा के लिखते जाइए, है ना। पहला पॉइंट कहां पाया था, दूसरा पॉइंट लिखो, यह एक श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक का मतलब है रेस्पिरेशन पिगमेंट। यह एक श्वसन वर्णक है। यह एक श्वसन वर्णक है। बोलो कैसा वर्णक है, श्वसन। नेक्स्ट लिखो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्या करके, क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अरे बोलो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये तो मैंने हिंदी में आपको स्पष्ट रूप से लिखवा दिया, आप ऐसे भी लिख दो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेम ऐसे उतार लीजिए इसको, डायरेक्ट याद कर लोगे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कंप्लीट है मेरे दोस्त। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग। हीमोग्लोबिन का रंग, नेक्स्ट लिखो हीमोग्लोबिन का रंग, हीमोग्लोबिन का रंग डैश ला के लिखो, कैसा होगा? बैंगनी, वायलेट कलर होगा। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, हीमोग्लोबिन में तत्व, हीमोग्लोबिन में तत्व, तत्व मतलब होता है एलिमेंट, हीमोग्लोबिन में तत्व, हीमोग्लोबिन में क्या? तत्व। डैश ला के लिखो, कौन सा है? Fe+2, Fe+2। ब्रैकेट में नाम जरूर लिखो, क्या बोलते हैं इसको? फेरस। हर तरह की संभावना जो बन सकती है, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं हर लाइन के साथ आपको बता रहा हूं। आपका केवल काम है कि नोट्स लिखते समय बहुत समझदारी से लिखिए चीजों को, ठीक है? नेक्स्ट लिखो आप लोग, हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा डैश ला के जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख दीजिए आप लोग। मेल के अंदर लिखो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, और फीमेल के अंदर लिखना 12 से 14 ग्राम, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, और फीमेल के अंदर लिखना 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। मेल में 14 से 16 ग्राम और फीमेल में लिखना 12 से 14 ग्राम, मतलब एग्जैक्ट पता होना चाहिए। हम बहुत बार आप बहुत सी बुक्स में देखोगे डायरेक्ट ऐसे लिखा है 12 से 16 ग्राम, मतलब पटवारी में कंफ्यूज हो चुका है इसी चक्कर में। तो स्पष्ट ध्यान रखना, मेल में पूछेगा तो 14 से 16 ग्राम और फीमेल में पूछेगा तो, ठीक है। और अगर मेल फीमेल कुछ भी नहीं दे तो फिर क्या बताओगे? 14 से 16 ग्राम। ये बात भेजे में हमेशा सेट कर लो कि जब मेल और फीमेल नहीं दे रहा है तो मेल की बतानी है हमको। किसकी बतानी है? मेल की। लिखो नीचे, एक हीमोग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने का? एक हीमोग्लोबिन का अणु, अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है। 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्या करता है? क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके नीचे, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, नीचे लिखो स्पष्ट रूप से, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। वो जो क्वेश्चन था उसको भी मैं लाइन के रूप में लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। लिखो नीचे आप लोग, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में, कितने ml में? 100 ml ब्लड में 20 ml, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है।
100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। 20 ml ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवहन। इधर सुनिए, फिर एक व्यवहारिक क्वेश्चन पे आइए। भाई हमारे सामान्य विज्ञान दे रखी है सिलेबस में, तो वो ज्यादातर ऐसी चीजें पूछेगा जो जनरली सुनने की बातें होती हैं कि उन पर आपका गौर जाता है या नहीं जाता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर सुनिए मुझे आप लोग। अभी सर्दियों के दिन गए हैं, तो आपने सर्दियों के दिनों में आप हमेशा अखबार के अंदर एक न्यूज सुनोगे आप बहुत बार कि किसी बंद कमरे में सिगड़ी जला के लोग सो गए। सिगड़ी मतलब अंगीठी बोलते हैं, जला के सो गए, सुबह तक सो ही गए। अरे सही है क्या? कहने का मतलब उनकी क्या हो गई? सही बात है। ऐसा होता क्यों है? तो एक बात तो तुम बताओगे मुझे कि ऐसा कार्बन मोनो, ये सबको पता है, ठीक है। अब कुछ नया करेगा, स्पष्ट रूप से सुनो। होता क्या है दोस्त मेरे कि जब हम कभी हमने कोई सिगड़ी जलाई, उसके बाद सिगड़ी को अंदर रहने दिया, कमरे को चारों तरफ से क्या कर दिया? बंद, और ऐसी स्थिति में उसको जला छोड़ दिया पूरी रात उस कमरे के अंदर, तो हमको एक गैस मिलती है, किसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली गैस है। क्या है? अब वो जहरीली गैस इसलिए बन जाती है कि इसकी क्रिया होती है फिर हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? क्योंकि उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। किसकी मात्रा? अब होता क्या है दोस्त मेरे कि इस हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करने की जो क्षमता होती है ना, वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 250 गुना अधिक होती है। फिर बोलो कितनी? 200 से 250। सिंपल सी भाषा में समझ लो, इसको ऑक्सीजन दिख रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रही है, तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगी पागल हो जाएगा ये। क्या बोला मैंने? मतलब फिर भाई क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी है? 200 से 250 ग्राम। मतलब तुरंत उससे क्या करेगा? क्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा, स्वाभाविक बात है। तो इसको फिर कुछ ऑक्सीजन नहीं दिखेगी, तुरंत किससे क्रिया करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर इससे क्रिया करेगा तो ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बोलो क्या बनाएगा? और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण ही व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। तुमसे क्या पूछा जाएगा वो सुन लो अच्छी तरीके से। तुमसे एक बात पूछेगा कि बंद कमरे में सिगड़ी जली छोड़ देने पर व्यक्ति की मृत्यु होने का कारण कौन सी गैस है? तो क्या बोलोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो ये तो फेमस क्वेश्चन है जो नॉर्मली मैं ये कहूंगा कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सबको पता भी है। कुछ नया करने के लिए बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, क्या बनने के कारण ऐसा होता है? तो क्या बोलोगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बनने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। लिखो, नोट डाल के लिखो इस बात को। हीमोग्लोबिन, नोट डाल के लिखो इस बात को। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले इतना ही लिखो, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आप सबने इतना लिख लिया क्या? यहां ब्रैकेट में लिख दो, उसके आगे लाइन के आगे कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO, जिससे दिमाग में रहेगा बातें। नीचे लिखो आप लोग। मैंने क्या बोला? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करके? क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके कारण ही इसके कारण ही इसके कारण ही बंद कमरे में इसके कारण ही बंद कमरे में अंगीठी, अंगीठी लिख दो, सिगड़ी लिख दो, बात एक ही है। अंगीठी जली छोड़ने पर, इसके कारण ही बंद कमरे में अंगीठी जली छोड़ने पर, बंद कमरे में अंगीठी जली छोड़ने पर व्यक्ति की, अंगीठी जली छोड़ने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब सुनो मेरी बात,
पूरी लाइन रटोगे क्या? लाइन क्यों लिखी है? जिससे बात समझ में आ जाए कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हमारा तो काम यह है कि बंद कमरे में अंगीठी जली छोड़ने पर मृत्यु होने का कारण कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसा क्या होने के कारण? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। 2-3 बार पढ़ो, ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन देख के समझ जाओगे आप। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये दिमाग में रखना। चलो एक शब्द और बताता हूं आपको, सुनना आप थोड़ा सा डिटेल से, आप लोग कुछ चीजों के बारे में जानकारी। मैं एक शब्द लिख रहा हूं आप लोग, है ना, देखो साइंस वालों ने सुना हो तो सोच लेना आप एक बार। एक शब्द लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है हीमोसाइनिन। बोलो क्या नाम है? कोई है जिसने सुना है शब्द? कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। पहली बात आती है कि हीमोसाइनिन क्या है, तो दोस्त मेरे बिल्कुल याद रखना, ये भी एक श्वसन वर्णक है। अरे फिर बोलो क्या है? जब श्वसन वर्णक लिख दिया तो इसका मतलब तुम भी ये समझ जाओगे किसमें सहायक है? किसमें सहायक है? श्वसन। लेकिन साथ साथ में वर्णक भी लिखता है, इसका मतलब ये भी क्या प्रदान करेगा? रंग। इसके कारण अगर मुझसे कहा जाए इस हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है, तो इसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। अरे फिर बोलो कैसा होता है? फिर बोलो क्या होता है? तो समझो मेरी बात को। आपसे कभी पूछा जाए कि रक्त का रंग नीला किस श्वसन वर्णक के कारण होता है? हीमोसाइनिन। और ये रक्त का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि कोई आपसे पूछे कि इस हीमोसाइनिन में तत्व कौन सा पाया जाता है, एलिमेंट, तो आप बोलोगे कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर। सीयू को क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। चलो अब मोटा मोटा जानकारी दो मुझे, क्या हमारे रक्त का रंग नीला है? बोलो किस, थोड़ा कुछ कोई बोलना चाह रहा है क्या? बोलना चाह भी रहा तो बोलना मत, अंदर ही रख लेना। कहीं बोलते हल्का कुछ नीला पीला होता है ना? कोई नीला नहीं होता, लाल होता है। कैसा होता है? लाल। नहीं दिख रहा हो तो काट के देख लो, दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कैसा रंग होता है? लाल। सही है क्या? तो इसका मतलब ये हमारे अंदर पाया जाएगा क्या? क्योंकि हमारे अंदर तो रक्त का रंग नीला होता ही नहीं है। कुछ जंतु ऐसे हैं, और वास्तविकता में जंतु कैसे हैं मैं बताता हूं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो एक जंतुओं का, एकशेरुकी प्राणियों का संघ है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। अरे बोलो क्या? बोलो क्या? और एक जंतुओं का संघ है जिसका नाम है मोलस्का। अरे क्या नाम है? मोलस्का। ये मैं कुछ तैयार कर रहा हूं तुमको, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी उससे पहले मैं कुछ शब्दों से आपको, अभी आपको मैंने क्वेश्चंस नहीं बोला एग्जाम में क्या पूछेगा, वो मेरा काम है। पहले आप केवल बातों को समझना। कशेरुकी प्राणियों को हमने 5 वर्गों में बांटा था। अरे बोलो। ऐसी अकशेरुकी प्राणियों को भी कई संघों में बांटा गया है। कई किसमें? संघों। कोई नहीं पढ़ने, हमारे कोई वर्गीकरण नहीं है। मैं आपको दो समझा रहा हूं कि अकशेरुकी प्राणियों के 2 संघ है। एक का नाम क्या है और एक का नाम, ये जो आर्थ्रोपोडा संघ है इसमें कीट आते हैं। फिर बोलो क्या आते हैं? मच्छर, मक्खी, मकड़ी, ऐसे जंतु आते हैं जिनके पैरों में जॉइंट हो इस तरीके से। क्या हो? वो किस में आते हैं? और स्पेशली कौन आते हैं? कीट। और मोलस्का संघ में समुद्री जंतु आते हैं। कैसे जंतु? समुद्री। तुमने कभी साइंस वालों ने नाम सुना हो तो एक तो पाइला, एक सीप आता है। क्या आता है? सीप। या एक नाम और बता देता हूं, सबने सुना होगा, ऑक्टोपस। सुना है क्या? कभी डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा तो ऐसा जंतु आता है जिसकी 8 भुजा होती है। कितनी होती है? 8। जैसे मेरी उंगलियां तो 5 टोटल मिला के अंगूठे सहित 5 हो रही है ना, ऐसे 8 भुजा होती है। कितनी होती है? 8। इस आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ में कुछ जंतु आते हैं, उनके रुधिर का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। लेकिन हमको जरूरत नहीं है इनकी, नाम से पूछने वाला है। मुझे एक काम की बात बतानी है कि इस आर्थ्रोपोडा संघ में एक जंतु का नाम बता रहा हूं मैं आपको, वो सुनिए अच्छी तरीके से। किस संघ में? और एक जंतु आता है जिसका नाम है कॉकरोच। अरे बोलो क्या? पहले तो तुम जानो, बताओ मुझे, कॉकरोच जानते हो क्या? जयपुर में तो खूब देख ही लिया होगा। इसी का एक दूसरा नाम और है तिलचट्टा। क्या बोलते हैं? लिख देता हूं मैं आपको। कभी कभी एग्जाम में तिलचट्टा आ जाएगा, तुमको पता नहीं होगा कि कॉकरोच को क्या बोलते हैं? तिलचट्टा। फिर दोबारा बोलो क्या लिखा मैंने? इसी का दूसरा नाम किस संघ में आता है? और आर्थ्रोपोडा संघ में जो जंतु आते हैं उनके रुधिर का रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 8th क्लास की बुक में लिख रखा है ये बात, और उसने ये लिख रखा है कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? बोलो एक बार और बोलो। तो सुन लो भाई साहब, कॉकरोच के रुधिर का रंग होता है सफेद। अरे कैसा होता है? ये अपवाद है। अरे क्या है? अपवाद।
भाई आ किस में रहा है? इस संघ के जंतुओं के रुधिर का रंग, लेकिन इस संघ में आते हुए भी कॉकरोच के रुधिर का रंग, क्योंकि इसके अंदर ये हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक पाया ही। चलो छोड़ो सब बातों को, तुम तो सिंपल सी भाषा में 2-3 बातें याद करनी है जो मैं आपको याद करा रहा हूं। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा तुमसे कर सकता है। पहला क्वेश्चन, रक्त का रंग नीला किसके कारण हो रहा है? अरे बोलो किसके कारण? आपसे कोई पूछे हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व है, बोलो कौन सा? अगर आपसे पूछा जाए कि कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा है, अरे बोलो कैसा है? सफेद। और एक मेरे कहने से अभी याद कर लेना, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, कि कॉकरोच किस संघ में आता है? किसमें? आर्थ्रोपोडा। क्या याद रह जाएगा क्या? बस 3 बात। देखो मेरा एक थोड़ा सा अलग पैटर्न है, मैं चीज को कहीं की चीज को कहां उठाता हूं, मुझे जिसकी जरूरत होती है उसमें से वो चीज पूरी तरीके से समझा के, इससे थोड़ा दिमाग चलना चालू होगा तुम्हारे। एग्जाम में डायरेक्ट चीजें याद नहीं होती, डायरेक्ट अभी आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि चीजें यार याद हो रही हैं, ये 2-4 दिन बाद फिर सब चीजें गायब होना भी चालू हो जाएंगी। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा थिंकिंग रहेगी ना दिमाग में, कोई मूवी हो तुमको बोल के बता दी जाएगी ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होगा, तुमको याद नहीं रहेगी। लेकिन जब तुम मूवी देख लेते हो 3 घंटे की चित्र सहित, तो आप पूरी स्टोरी को बता देते हो। कहने का मतलब जितना चीज को जियोगे ना, या जितना ज्यादा मैं शब्द बोलूंगा किसी शब्द के बारे में, उतना ज्यादा चीजें तुम्हारे दिमाग में क्या रह पाएंगी? स्थिर। और उसके लिए स्थिर रखने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक बार ढंग से सुनना। देखो क्षमताएं तो बहुत है हमारे पास, इसमें तो कोई शक नहीं है। समझ में आ रहा है कि हम तो ऐसे हैं कि एक दिन में याद हो जाए, अगर हम पे आ जाए तो। मैं बता देता हूं तुम्हारी क्षमताएं। बीए 11-12 की एग्जाम दी है, कुछ लोग बीए भी तैयारी कर रहे होंगे। अरे है क्या? चलो तुमने एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा तुम्हारी क्षमताओं को बता देता हूं। जैसे हम रोते रहते हैं, कमजोर हैं, याद नहीं होता है, वो याद इसलिए नहीं होता कि याद करते नहीं हम। अब सुन लो आप अच्छी तरीके से, एग्जाम तुमने जो दी होगी उससे 2 दिन पहले भयंकर काम करता है दिमाग। बोलो सही है क्या? 2 दिन पहले तुमको पूरी साल नहीं पढ़ा हो तो उतना 2 दिन में काम कर लेते हो आप। बीए में तो बहुत से लोग बीए भी 1 वीक सीरीज याद कर लेते हैं 2 दिन में, और अपना जुगाड़ करके पास भी हो जाते हैं एग्जाम में एक रात में। सही कह रहा हूं क्या? चलो बात उन 2 दिन के, जब 2 दिन में पढ़ते हैं तो उसमें दिमाग भी लगाते हैं बहुत बार। इस हिसाब से पूरी साल पढ़ लें अपन, मेरिट में आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? मेरिट। वो अलग बात है, फिर अगली साल भी उन्हीं 2 दिन पहले ही सोचते हैं। इसको बोलते हैं इंसान को। देखो आप सुनो अस्तर, मैं आपको इससे एक बात सिद्ध करना चाह रहा हूं कि एक बात समझो कि इस दिमाग की क्षमता बहुत है, क्षमता बहुत है, मगर इसको बस डालना हो। जब कहते हैं ना हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमको क्या दिक्कत है, ये सिलेक्शन होगा कैसे? हम सिलेक्शन लायक पढ़ते ही नहीं है। उस 2 दिन में क्या हुआ ऐसा कि हमको इतना भयंकर याद? यही दिमाग था जिसको हम बहुत दिन से कह रहे थे कम काम करता है, याद नहीं होता, शाम को पढ़ते हैं सुबह भूल जाता है। अंतर है। पढ़ाई की परिभाषा क्या होती है वो सुन लो। पढ़ाई की परिभाषा उस दिन 2 दिन में आपको एक बात पता चल गया। तुमने 2 दिन की प्लानिंग पहले ही बना ली, एग्जाम देने जाना है, आते ही पढ़ना है, सो लेना है थोड़ी देर। उस दिन ऐसा नहीं होगा नींद 5 बजे खुल जाती है, अगर सुबह 7 से 12 का पेपर है 3 बजे खुल जाती है नींद। खुल जाओ, अभी सो जाओ, शाम तक नहीं खुलेगी, पढ़ लेंगे। उस दिन नहीं, नींद ही नहीं आती, क्योंकि हमको पता है 2 दिन बाद फेल है। सो बेटा, सही बात है क्या? वो कहना सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं पढ़ते? मैं आपको समझाने के लिए सिंपल सी भाषा में सुन लो। उस दिन भी नींद आ रही होती है, और दिन तो देख लो आप, अभी जाते हो घर में, सुबह आज पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। यहां से जा रहे हैं 7:30 बजे तक, 2-4 तो 10 बजे तक पहुंचते हैं घर, और 2-4 को तो छोड़ के आना पड़ता है। तेरा भी घर है, चला जा भाई। मैं देखो भगवान कसम सही बात बोल जाता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। सुन लो बात को अच्छी तरीके। उस 2 दिन के अंदर कहते हैं ना, व्यक्ति के जिस दिन अपने ऊपर आ जाए ना, हम बहुत बार कहते हैं इसमें से बहुत से कम लोगों का सिलेक्शन जीवन में, बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं। सेल्फ मोटिवेट मतलब जिनको पता है कि हमको जीवन में करना क्या है। समझ में आ रहा है? कब कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि कोचिंग की जिंदगी का मतलब 15 मिनट के गैप में चाय पीना ही है। समझ में आ रहा है? क्या पीना है? चाय पीना। इसके अलावा भी कुछ जिंदगी होती है। अब उन 2 दिन के अंदर हमने पूरी प्लानिंग, हमारे जो सिलेबस की थी ना, वो हमारे दिमाग में छपी हुई है। इतने बजे उठेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पहले 3 यूनिट पढ़ेंगे,
फिर एग्जाम में पास लायक होके जुगाड़ देखेंगे, फिर हेडिंग पढ़नी पड़ेगी, अंदर कुछ भी लिखे आएंगे। अरे सही है क्या? मन खूब करता है कुछ भी लिखे आएंगे, लेकिन तो भी पढ़ते हम, पता कुछ भी तो कुछ क्या, उसके लिए भी क्या चाहिए, शब्द, उसकी भी प्लानिंग बना लेते हैं। फिर एग्जाम सुबह 7 बजे, तो फिर सोच लेते हैं सुबह 4 बजे उठेंगे, क्योंकि जो पढ़ा है वो सब गायब हो जाएगा, एक बार उसका क्या करेंगे, रिवीजन। इसको बोलते हैं प्लानिंग। उस 2 दिन के बाद आपको यह पता था कि परसों मेरी एग्जाम है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मेरा एग्जाम में पास नहीं होगा, तो आपने अपने आप दिमाग को उसी तरीके से दौड़ाया। ये दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, ये अपने आप चीजों को याद कर जाएगा। आप इतनी चीजें, और हम क्या करते हैं, बहुत कैजुअल होकर पढ़ते हैं चीजों को। अभी इस समय पूरा दिमाग ये लग रहा है 2024 में एग्जाम होगी भी कि नहीं होगी। हाँ मैं यही तो कह रहा हूं 2025 में होगी, मुश्किल नहीं है कि FCE हो जाए। अब हमारा दिमाग पढ़ाई में तो बहुत कम लोग, उसी व्यक्ति का पढ़ाई में दिमाग लग रहा है जो केवल अपने सिलेक्शन से मतलब है, लेना देना ही नहीं होगी तो मत होने दे। मैं देश का प्रधानमंत्री तो हूं नहीं कि साल भर बर्बाद, मुझे तो पढ़ना है, होगी तो भी पढ़ना है और नहीं होगी तो भी पढ़ना है। इसको बोलते हैं फालतू बातें करना। बाहर कोचिंग से निकलते ही 90% बातें तुम्हारी यही चलती है कि इस साल होगी, कि कब होगी, 6 महीने की। ये तो तुम तो तब करो ऐसी बात को 1 महीने की सैलरी खराब गई, नौकरी, टीचर लग जाते। अभी तो तुम सिलेक्शन लायक ही नहीं हुए हो, अभी तो तुम्हारी क्या हुई है, शुरुआत। अभी तो पढ़ने का मैटर बहुत है। 6 महीने तो तुमको तैयारी करने के लिए चाहिए। बोलो कितने महीने? सही कह रहा हूं क्या? अभी केवल तुम कितना सा काम कर रहे हो, कोचिंग आए हो, नोट्स इकट्ठा कर रहे हो और उनको लिख के जा रहे हो। बस घर जाके आप 2-4-5 घंटे पढ़ लेते हो। जो भी कोई समझदार इंसान तो पढ़ भी लेता होगा, 2-4 तो ऐसे होंगे कि सुबह थैला टांगा, सुबह यहाँ गए और शाम को फिर घर चले गए। ये बॉडी को बस इतना सा है कि एक बार कोचिंग छोड़ आते हैं, एक बार इसको कहाँ ले जाते हैं, घर। मन से पता होगा दुनिया में सबको बेवकूफ बना सकते हो, खुद को नहीं बना सकते। आप इस समय ये सोच लो ना कि 15 दिन बाद एग्जाम है, छोटे छोटे टारगेट फिक्स कर लो। 15-15 दिन के टारगेट फिक्स कर लो कि हमको तो उसी हिसाब से पढ़ना है जो हम एग्जाम में 2 दिन पहले पढ़ रहे थे। तब तक पढ़ना है जब तक क्या नहीं हो जाए सिलेक्शन। कब होगा? लग जाएगी जब लगेगी एग्जाम। हमारा काम है कि हम पहले तो कोर्स को बहुत ढंग से पढ़ लें। इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि नहीं सिलेक्शन होने के बहुत कारण हो सकते हैं, जब नहीं होंगे सिलेक्शन नहीं होगा तब। और उसका एक तरीका, ये एकमात्र ऐसी एग्जाम में थर्ड ग्रेड जिसमें एक बार में व्यक्ति का सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ, सेकंड ग्रेड में आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए कोई गारंटी नहीं है। आपका फर्स्ट ग्रेड में एक बार में सिलेक्शन हो जाए कोई गारंटी नहीं है कि एक से एक लोग पढ़ने वाले बैठे हैं। लेकिन थोड़ा थर्ड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा सा अतरंगा सिलेबस होता है। ये हमको लगता ऐसा है कि सीधा है, लेकिन सीधा, ये बहुत बार बड़ा जो स्टूडेंट होता है ना, जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, वो इस छोटे सिलेबस में फंस जाता है। बहुत बार हिंदी सही नहीं होती, कभी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, या कोई सब्जेक्ट में मिस कर जाता है। छोटी छोटी चीजें पढ़ने में क्या आता है, जोर। तो इसीलिए चीजों को इसी तरीके से पढ़िए कि एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पढ़ने के लिए मार्केट में इतनी बुक्स पढ़ी हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। इसको ऐसे मत करो, पन्नों को मत दिलाओ कि 6 ये पढ़ ली, इतनी साइकोलॉजी है। अरे खूब साइकोलॉजी है, पुराने सीटेट के पेपर उठा के देख लीजिए और निकालिए। आपका काम है, अपने काम देख लो कि कितने काम हो सकते हैं। अगर आपने जितना ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चंस को MCQ की प्रैक्टिस कर ली ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हम इसी में लगे रहेंगे कि कल एग्जाम होगी, परसों होगी, 6 महीने बाद होगी। अरे एग्जाम तो आज नहीं तो कल 100% कोई नहीं रोक सकता। और मैं जब आएगा, और ये बता देता हूं पहले, ये इसलिए मैंने बोला है कि आज मैं जिस बैच में जाता हूं उसमें यही थोड़ी समस्या होती है। तुम्हारे चेहरों से पता लग जाता है, क्योंकि पढ़ने में उत्साह क्यों नहीं है, इसलिए नहीं होता है कि बहुत बार है। इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जिस दिन एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा उसी दिन डेट भी आएगी एग्जाम की। आजकल के एग्जाम के हिसाब से टाइम भी नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। और इसी में रह जाओगे 6 महीने में, और किसी भी दिन एग्जाम की डेट आ सकती, कोई भरोसा नहीं है। सरकारों का भी कोई कंफर्म नहीं है आपको। हमारा काम है कि 6 महीने तक तो हमको अभी सिलेबस को कंप्लीट करने में और पढ़ने में लगेंगे। तो एक एक चीज को बहुत गौर से देखिए, इस दिमाग में बहुत क्षमता है, इसको तैयार कीजिए। सुनो मेरी बात को, एक बार में चीजें याद रह सकती हैं। मैंने फिर बोला, क्या लिखा मैंने, हटाओ इसको। रक्त का रंग नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन में तत्व कौन सा है? कौन सा है? कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा है? अब ये 8th क्लास की बुक की एक लाइन थी, कॉकरोच है ना, उसको मैंने एक संदर्भ लिया और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे। मुझे पता है कि वो कॉकरोच जब पूछेगा ना तो वो हीमोसाइनिन भी पूछ सकता है। ये कहीं 8th में नहीं है, 11th क्लास की बातें हैं। लेकिन तुमको पढ़ना ही नहीं है चक्कर में 11, 10 वगैरह, वो सब मेरा काम है। तुमको चीजों को ढंग से सुनना है। नोट डालो एक। अब मुझे एक आंसर दे दो, आप लोग दे दोगे आंसर?
बोल दो भाई साहब अच्छी तरीके से, दे दोगे क्या? तो मुझे एक बात बताओ, हीमोसाइनिन कहां पाया जाता है? ब्लड में कौन सी जगह पाया जाता है? आरबीसी में। कहां पाया जाता है? सही बोल रहा हूं क्या? ये पाया जाता है प्लाज्मा में। कहां पाया जाता है? क्यों पता चला तुमको? सीधे बैठो। ये किस कौन से हैं? आर्थ्रोपोडा और फिर बोलो ये क्या है? और ये एक लाइन और बोली थी बीच में, तुम्हारे दिमाग से निकल गई होगी जल्दी। एकशेरुकी प्राणी। कैसे? और एकशेरुकी प्राणियों में तो आरबीसी पाई, इसका मतलब ये पाया जाता है प्लाज्मा में। कहां पाया जाता है? लिखो नोट डाल के। एक सेकंड रुक जाओगे ना? एक सेकंड टाइम दे दोगे मुझे? हाँ, एक बहुत। हाँ भाई सुनो, निके चालू करें। हाँ सुनिए भाई, क्या नाम है? हीमोसाइनिन। मैंने बहुत मजबूरी में फ़ोन उठाया है। मेरे पूरे 2 साल के कैरियर में पहली बार फ़ोन क्लासरूम में उठाया मैंने। कितने कैरियर में? 2 साल। मैं बिल्कुल फंस चुका था बीच में। किस में? जो मैं फंस चुका था, क्योंकि मेरे नहीं उठाने से वो मेरा काम नहीं होता था। इसलिए अगर मैं नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप भी एक क्या बनोगे? शिक्षक। मतलब बहुत कम रियर केस में आपको फ़ोन को क्या करना है? यूज करना है। बस आपके एक दायित्व बनना चाहिए कि मैंने, इसलिए मेरा आपसे बोलना कोई जरूरी नहीं था, मगर मुझे आपको एक अच्छा टीचर बनाना है। बस समझ में क्या बनाना है? तो मैं कोई चीज अगर कोई चीज कर रहा हूं तो इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूं। लिखो नीचे। इनको भी ये पता होगा कि शायद इनको भी पता होगा कि शायद ही मैंने जिंदगी पहली बार फोन उठाया ये बात। लेकिन कुछ कभी कभी मैं नहीं उठाता तो कोई आदमी 2 घंटे से वहां बैठा था, वो रह ही जाता काम से। लिखो नीचे आप लोग। तो शब्द था हीमोसाइनिन। हाँ बताओ कहां पाया जाता है? कहां पर? लिखो नीचे, नोट डाल के लिखना इस बात को। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन एक श्वसन वर्णक है। हीमोसाइनिन एक श्वसन वर्णक है। हीमोसाइनिन एक श्वसन वर्णक है। हीमोसाइनिन एक क्या है? श्वसन वर्णक। ठीक है। जो प्लाज्मा में पाया जाता है, जो प्लाज्मा में पाया जाता है। जो कहां पाया जाता है? प्लाज्मा। जो प्लाज्मा में पाया जाता है। हीमोसाइनिन एक श्वसन वर्णक है जो कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? प्लाज्मा। इसके कारण रक्त का रंग, इसके कारण रक्त का रंग, इसके कारण रक्त का रंग बोलो कैसा होगा? नीला होता है। रक्त का रंग कैसा होगा? नीला। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? नीचे लिखो आप लोग। इसी नोट के अंदर ही चल रहा है पॉइंट, उसी के नीचे एक और पॉइंट एरो का निशान लगा के लिखो। हीमोसाइनिन में तत्व, हीमोसाइनिन में तत्व, तत्व मतलब होता है एलिमेंट। हीमोसाइनिन में तत्व या एलिमेंट डैश लगा के लिखो। कौन सा है? कॉपर। किससे लिखते हैं कॉपर को? सीयू से लिखते हैं क्या? चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन थी क्या? कॉपर के परिवहन में कौन सी थी? अल्फा। एक बार में आंसर आ रहा है ना? क्योंकि थोड़ा सा थिंक बताया था आपने, दिमाग में आ रहा है। यहाँ पहले क्या आएगा? कॉपर, उसके बाद आयरन। चलो बहुत बढ़िया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट और लिखो। कॉकरोच के रुधिर का रंग, एक ये भी लिख दो डायरेक्ट। कॉकरोच लिखना चाहो तो दूसरा नाम लिख देना। कॉकरोच को क्या बोलते हैं? तिलचट्टा भी बोलते हैं। अगर नहीं पता हो तो ब्रैकेट में लिख देना, कॉकरोच का दूसरा नाम है तिलचट्टा।
और लिखो कॉकरोच के रुधिर का रंग, रुधिर का रंग डैश ला के लिखो कैसा होगा, सफेद। ठीक है, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को भी। ठीक है, आ जाइए आप लोग। लास्ट एंड फाइनल में एक शब्द और बता देता हूं आपको, और वो सुन लो। आरबीसी का कार्य। किसका कार्य? एक हेडिंग डाल दो इसी के नीचे, आरबीसी का कार्य। आरबीसी का कार्य किसका कार्य है? आरबीसी का। हाँ भाई, कभी भी तुमसे पूछे कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो हमेशा याद रखना शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक। बोलो किसमें परिवहन में? एक तो मैंने लिख दिया, एक दिमाग में लगाओ, है कि नहीं? अरे है क्या? क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? अरे बोलो किसमें? और मैंने कल ये भी बोला था आपको, मोटा मोटा थोड़ा सा याद हो, कि एक आरबीसी में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। अरे बोला था क्या? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं के साथ? 4। तो स्वाभाविक बात है कि आरबीसी का मेन कार्य क्या है? शरीर में किसका परिवहन करना? ऑक्सीजन। लेकिन केवल ऑक्सीजन का ही नहीं, मेन काम तो ये है, लेकिन साथ में अगर CO2 का परिवहन भी करना हो, किसका? तो वो भी कौन करेगी? आरबीसी। लिखो नीचे कार्य, और कार्य में लिखो शरीर में ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन में सहायक। शरीर में ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन में सहायक। शरीर में ऑक्सीजन व CO2 के, CO2 जानते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन में सहायक। ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन में क्या? सहायक। ठीक है, चलो अब मेरी बात को फिर गौर करके आप सुनिए आप लोग। ये मैंने अब तक की क्लास में आपको बताया आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? आपको ध्यान हो तो कल की क्लास, लास्ट क्लास भी पूरी आरबीसी पे गई, और आज जितने बन सकते थे एग्जाम में उतने क्वेश्चंस आपको मैंने टू द पॉइंट बता दिए। टॉपिक से जुड़िए। रुधिर कणिकाएं चल रहा था क्या? कितनी थी? पहली और दूसरी WBC। हेडिंग डालो WBC। मैं आरबीसी को लास्ट में रिपीट करूंगा एक बार, है ना, क्लास छोड़ने से पहले। व्हाइट ब्लड कार्पस, WBC। सुनो भाई सब अच्छी तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता, इसी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। WBC या व्हाइट ब्लड कार्पस, श्वेत रुधिर कणिका। पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, आपसे पूछा जाए कि WBC का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे ल्यूकोसाइट। फिर बोलो क्या नाम है? आरबीसी का इरिथ्रो। ऐसे WBC को क्या बोलते हैं? तो चाहे आरबीसी हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, दो तीनों के दूसरे नाम भी है। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। तो WBC को ल्यूकोसाइट। मतलब तुम तो एक बात भेजे में सेट कर लो, अगर कोई ल्यूको शब्द आ जाए, क्या आ जाए, तो समझ लेना उसका संबंध WBC से होगा। किससे होगा? अगर इस WBC की बात करूं तो एक बात याद रख लेना कि WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अरे क्या पाया जाता है? केंद्रक। इसका मतलब समझो, जैसे मैंने ये कहा था कि मैमल्स वर्ग के जंतुओं की आरबीसी की कोशिका में केंद्रक, ऐसे WBC में नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक, लेकिन मनुष्य की WBC में केंद्रक। अगर इस WBC की बात करूं, कभी भी आपसे पूछे संख्या, अरे क्या पूछे? संख्या, नंबर ऑफ WBC, तो हमेशा याद रखना 5000 से, बोलो किससे? 11,000 प्रति mm³। थोड़ा रुकिए आप लोग, है ना, सुनिए आप लोग अच्छी तरीके से। मैं कुछ बातें क्लियर करता हूं जो आप छोटी छोटी बुक्स में पढ़ते हो या कहीं कहीं कोई पेपर देते हो तो फिर आप कंफ्यूज होते रहते हो, तो एक बार में क्लियर कर लो हमेशा के लिए। मैंने लिखा है 5 से 11,000। तुम्हारे मन की जो बातें उनको मैं ही बोल देता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में होगा 6 से 8 पढ़ा है हमने, किसी के दिमाग में और भी कुछ हो सकता है। तो देखो सुन लो अच्छी तरीके से, ये सब डिपेंड करता है ऑप्शन पर। किस पे करता है? कभी कभी जो ऑप्शन में आंसर चला जाता है कि जो बुक्स वाले उसी आंसर को छाप देते हैं और तुम कंफ्यूज, लेकिन तुम्हारा काम है चीज को स्पष्ट रूप से सुनना। मैंने क्या लिखा है? मैंने 5 से 11,000 का मतलब है कि ना तो 11,000 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा,
और लगभग 4-5 हजार से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होती है या कम होती है, दोनों ही स्थिति में तुम बीमार होगे। क्या होगे? चाहे WBC की संख्या में क्या हो, वृद्धि, और चाहे क्या हो, कमी। तो कितनी होनी चाहिए? 5 से 11 हजार के बीच में जो भी ऑप्शन में आए वो WBC की संख्या मानी जाएगी। जैसे मैं बोल देता हूं आपको, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, WBC की संख्या होती है 50,000 से 60,000, 1 लाख से 2 लाख, 1,000 से 2,000, और एक ऑप्शन में 6 से 7,000। तो बोलो क्या? 6 से 7। अब यहाँ ये नहीं करना, आपने तो 5 से 11 लिखाई थी, वहां 6 से 7 आई, तो बात समझ में आ गई क्या? हमको मतलब है 5 से 11,000। क्लियर है भाई साहब? अगली बात सुनो, ये इसलिए बताना जरूरी है कि बहुत बार तुम ऐसे ही पढ़ के जाते हो, फिर कहीं 6 से 7 लिखी मिली, तुम्हारे दिमाग में होता है कि हमने गलत लिखी है कि सर, अरे गलत नहीं लिखी, आपने ढंग से सुना नहीं है बात को। संख्या कितनी है? अगला शब्द आता है जीवन काल, लाइफ स्पेन। जीवन काल की बात करूं तो WBC का जीवन काल ढंग से ध्यान रखना 2 से 7 दिन होता है। अरे बोलो क्या? यहां भी कंफ्यूज मिलेगा, फिर सुन लो इस तरीके से, कहीं 4 से 5 दिन, कहीं 5 से 7 दिन, किसी बुक्स में और कुछ, फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो मैं बता देता हूं 5 प्रकार की WBC होती है। कितने प्रकार की? अभी लिखूंगा मैं आपको सामने। उन 5 WBC में से 4 WBC ऐसी होती है जिनका जीवन काल 1 दिन होता है। फिर बोलो कितने दिन? एक WBC ऐसी है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट। कौन सी? जो पहले भी नाम आया है, उसी का जीवन काल ज्यादा होता है और लगभग उसका जीवन काल 11 दिन से कम होता है। कितने दिन से? और इसलिए हम इसका जीवन काल लगभग कितना लिखते हैं? तो 2 से 7 के बीच में जो भी ऑप्शन में आए वो WBC का क्या माना जाएगा? जीवन का। फिर बोलो कितने दिन है? 2 से 7। अगर आपसे कोई पूछे कि WBC का कार्य बताइए, अरे क्या बोलिए? कार्य। तो इसका कार्य होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। फिर बोलो कौन सी क्षमता? रोग प्रतिरोधक क्षमता। कहने का मतलब आपके शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करना। कहने का मतलब ये ऐसा आपके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्या करना? तैयार। लेकिन ऐसा कब होगा? जब संख्या कितनी हो? 5,000 से, ना तो इससे और ना इससे। देखो जैसे इस समय वायरल चल रहा है, अरे चल रहा है क्या? या इस समय जितनी या कभी भी कोई बीमारी होती है तो आपने देखा होगा एक रिपोर्ट फेमस है CBC। अरे क्या? ब्लड की जांच होती है CBC। और जब डॉक्टर ब्लड में जब CBC जांच करता है तो वो यही देखता है कि इस WBC की संख्या में, देखो ज्यादातर बीमारियों के अंदर शरीर में WBC की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? कुछ ही बीमारियां ऐसी हैं जब WBC में क्या होती है? कमी। समझ में आ रहा है? मैं आगे चल के बताऊंगा थोड़ा सा आपको। जैसे मैं आपको समझाने की बताता हूँ, एड्स रोग होता है। कौन सा रोग? एड्स के अंदर WBC की संख्या में क्या आती है? कमी। टाइफाइड रोग है। कौन सा रोग? टाइफाइड। उसमें भी WBC की क्या हो जाती है? कमी। लेकिन ज्यादातर जो रोग होते हैं उनमें WBC की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। तो मैंने ये कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास तो करेगी WBC, लेकिन कब करेगी? जब संख्या कितनी हो? 5,000 से 11 है। तो हमेशा याद रखना। लेकिन जब इसकी संख्या वृद्धि मिलती है तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसके शरीर में किसी जीवाणु या वायरस का क्या है? अटैक, और उस हिसाब से फिर आपकी मेडिसिन क्या करता है? स्टार्ट। तो सिंपल सी भाषा में सुन लो, WBC को केंद्रक, संख्या 5 से, जीवन काल 2 से, और कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करना? विकास। अब आ जाओ काम की बात पे। 3 शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ध्यान रखना एग्जामों के लिए। एक शब्द लिख रहा हूं जिसका नाम है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। और एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने जिसका नाम होता है ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया। फिर एक बार देख लो दोबारा, ऊपर का नाम बोलो, नीचे का नाम बोलो, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और एक शब्द और लिख रहा हूं जिसका नाम है ल्यूकेमिया। क्या नाम है? ल्यूकेमिया। तुम बेजे में एक बात हमेशा के लिए सेट कर लो, ध्यान रखना, जिससे मुझे आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे अपने आप बोलोगे, मैं अगली बार तुमको मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे मुझे। तो सुन लो इस तरीके, अगर किसी नाम के आगे सिस लग रहा हो, क्या लग रहा हो, तो वो हमेशा वृद्धि बताएगा। क्या बताएगा? और किसी नाम के आगे लगा हो पीनिया, क्या लगा हो, तो वो हमेशा क्या बताएगा? फिर बोलो क्या बताएगा? कमी। सिस क्या बताएगा? और पीनिया क्या बताएगा? कमी। शब्द पढ़ो, दोनों में ल्यूकोसाइटो है क्या? और ल्यूकोसाइटो का मतलब किससे? अरे किससे? तो WBC की संख्या में वृद्धि को कोई पूछे क्या कहते हैं तो, और कोई पूछे WBC की संख्या में कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ गई क्या? अब जैसे RBC की संख्या में कमी अधिकता तो खूब पूछा है, तो बिल्कुल पूछ सकता है WBC के बारे में। तो अगली बात सुनो, एक शब्द बोलो, क्या है?
कुछ लोगों को साइंस के स्टूडेंट हो तो पता हो थोड़ा सा, ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर हो। बोलो कौन सा कैंसर है? ब्लड कैंसर। अरे है कि नहीं? जब किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर को हम क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। इसका मतलब समझो, जब कभी किसी को ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है तो समझ लेना हमारे शरीर में WBC की संख्या अचानक बहुत बढ़ जाती है। देखो बढ़ तो यहां भी रही है, लेकिन अंतर है, सडनली अचानक बहुत बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब समझो, देखो यहां कैसे बढ़ेंगी, 11 से 15 हुई, 14 हुई, 13 हुई, 16 हुई, 17 हुई, 20 हुई, इस तरीके से। ल्यूकेमिया के अंदर जब 1 लाख से अधिक, किससे अधिक, सडनली किसी ने रिपोर्ट देखी और उसको पता चला 1, 1.5 लाख, 2 लाख से ज्यादा ही WBC संख्या है, निश्चय समझ जाएगा डॉक्टर इसको ब्लड कैंसर है। अरे क्या है? ब्लड। तो आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका यह होगा कि ब्लड कैंसर के समय शरीर में WBC की संख्या अचानक बहुत बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या बोलोगे? ल्यूकेमिया। फिर बोलो क्या? ल्यूकेमिया। लिखो शब्दों, हेडिंग डालो WBC। WBC पहला पॉइंट, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। पहला पॉइंट लिखोगे, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। नेक्स्ट लिखो, WBC की संख्या, नेक्स्ट लिखना आप लोग, WBC की संख्या, किसकी संख्या? WBC। डैश लाके लिखो, कितनी है? 5000 से 11000 प्रति mm³। 5000 से 11000 प्रति mm³। नेक्स्ट लिखो आप लोग, जीवन काल। जीवन काल मतलब लाइफ स्पैन, डैश ला के लिखो, कितना जीवन काल होगा? 2 से 7 दिन। दो से 7 दिन। फिर लिखो कार्य, कार्य, और लिखो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, डेवलप इम्यूनिटी इन बॉडी। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करना? विकास। ठीक है, नेक्स्ट सुनो मेरी बात, अगला शब्द लिखो ल्यूकोसाइटोसिस। नीचे शब्द लिखोगे आप ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस लिख लिया, उसके सामने डैश ला के लिखो। क्या मतलब होता है ल्यूकोसाइटोसिस का? मतलब WBC की संख्या में वृद्धि। लिखो सामने, लिखते समय याद रह सकता है, बस आपको उसको समझो, शब्दों को क्या लिख रहे हो बस। WBC की संख्या में वृद्धि। WBC की संख्या में वृद्धि। नीचे लिखो ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया और डैश ला के लिख दो WBC की संख्या में कमी। WBC की संख्या में कमी। किसकी संख्या में? WBC की।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ब्लड कैंसर के समय, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख पा रहा हूं, ऐसे देखो, ब्लड कैंसर के समय, ब्लड कैंसर के समय शरीर में, ब्लड कैंसर के समय शरीर में WBC की संख्या, ब्लड कैंसर के समय शरीर में WBC की संख्या, WBC की क्या संख्या अचानक बहुत बढ़ जाती है। ब्लड कैंसर के समय शरीर में WBC की संख्या अचानक बहुत बढ़ जाती है, अचानक बहुत क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। अचानक बहुत बढ़ जाती है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। देखो बहुत बड़ी बातें नहीं है, सिंपल सी कुछ बातें हैं जिनको आप आराम से समझ सकते हो। शब्द ध्यान रख लो, ये संख्या वगैरह तो खूब फेमस हो चुके हैं, सबको पता है, तो आप तो शब्द याद रखना है। क्या, ल्यूकोसाइटोसिस, एक ल्यूकोसाइटोपेनिया और एक ल्यूकेमिया। चलो अब आते हैं आप कुछ बड़ी बातों पर। एग्जाम की दृष्टि से मेरे हिसाब से और अच्छा क्वेश्चन कहां से बनेगा वो सुनिए आप लोग। टॉपिक बोलो क्या चल रहा है। सबसे पहले बेसिक में एक बात समझ लो कि WBC दो प्रकार की होती है। बोलो कितने प्रकार की, दो। एक WBC होती है जिसको बोलते हैं कणिका में। क्लियर करो, कौन सी, कणिका में, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। और एक होती है जिसका नाम है एकणिका में। अरे कौन सी है, एकणिका में, और इसका नाम होता है एग्रेनुलोसाइट। एक बार में सुन लो, एक का नाम और एक का नाम, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी भाषा में सुन लो। ये मान लो कोई WBC है, ये उसका केंद्रक है, अगर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाए तो वो क्या होगा, और जिसमें नहीं पाए जाए वो, तो ये तो समझने के लिए, कोई ऐसे नहीं पूछेगा क्योंकि हम थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो समझो आप लोग। काम की बात, काम की बात ये आती है कि ये जो कणिका में WBC है, कौन सी है, ये तीन प्रकार की है। कितने प्रकार की, तीन। सुनो, पहले नंबर पर आती है, उसका नाम होता है न्यूट्रोफिल्स। बोलो क्लियर करो, क्या नाम है, न्यूट्रोफिल्स। दूसरे नंबर पर आती है, उसका नाम होता है ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स। ये दूसरे नंबर की WBC है। वैसे तो मैं इसका एक दूसरा नाम भी बता देता हूं, कभी ये नहीं मिले तो ईओसिनोफिल्स का ही दूसरा नाम है, इसको एसिनोफिल्स WBC भी बोलते हैं। बोलो कौन सी बोलते हैं, एसिनोफिल्स। और तीसरे नंबर की एक WBC और आती है, जो पहले भी ये शब्द नाम आया था, मैंने कहा था आगे बताऊंगा अभी, वैसोफिल्स। बोलो क्या, एक बार फिर सुनो, कणिका में WBC कितने प्रकार की है, कितनी है, तीन। पहला, दूसरा और तीसरा। जबकि कौन सी, एकणिका में की बात करूं तो ये दो प्रकार की होती है, एक जिसका नाम होता है मोनोसाइट, फिर बोलो क्या है, और एक WBC होती है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट। क्या होती है, पहले तो बेजे में एक सेट करो बात को। आपको ये शब्द पहले भी आया था क्या, मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, ये बात शब्द आ चुका है। तो अब से कोई पूछे कि लिम्फोसाइट क्या है तो आप क्या बोलोगे, अरे क्या सर WBC का निर्माण कहाँ होता है, मैं अपने आप बता दूंगा आपको निर्माण, रुकना, आप लोग क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। पहले टॉपिक बोलो क्या है, कितने प्रकार की है, एक कणिका में कितनी है, पहली, दूसरी, तीसरी। एकणिका में कितनी है, पहली और दूसरी। पहला क्वेश्चन सुनो एग्जाम में, पहले तो तुमसे यही पूछेगा इनमें से कौन सी कणिका में WBC और कौन सी, बात समझ में आ गई मेरी बात। तो क्लियर होना चाहिए कि ये तीनों कैसी हैं और वो दोनों कैसी हैं, एकणिका। एक बात मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई परसेंटेज आपको याद नहीं करनी, लेकिन सुन लो मेरी बात। ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये होती है 60 से 70% लगभग। बोलो कितने परसेंट है। ईओसिनोफिल्स की बात करूं तो ये लगभग होती है 1 से 5%। फिर बोलो कितनी। वैसोफिल्स की बात करूं तो ये होती है 0.5 से 1%। बोलो कितनी है, 0.5 से 1%। मोनोसाइट की बात करूं तो ये कितनी है,
5 से 10%, और लिम्फोसाइट की बात करूं तो ये लगभग होती है 20 से 30%। फिर बोलो कितने परसेंट है? 20 से 30। कोई परसेंटेज याद नहीं करनी, लेकिन मैं क्यों लिख पा रहा हूं वो सुनो। 2 क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगा आपसे, तुम ही देना मुझे डायरेक्ट, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, पांचों में बात कर रहा हूं, कौन सी है, और सबसे कम पूछे तो, क्योंकि 0.5 से कितने परसेंट है? 1। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? मैंने फिर बोल रहा हूं, सर्वाधिक संख्या में कौन सी है, सबसे कम। फिर बात आती है साइज, किसकी? साइज का मतलब आकार। अरे किसकी? आकार। आकार में कोई पूछे कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है, मोनोसाइट। फिर बोलो कौन सी? और सबसे छोटी पूछे तो, अरे कौन सी? लिम्फोसाइट। 4 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट याद कर लो। सर्वाधिक संख्या में, सीधे बैठो, एक बार में चीजें याद होनी चाहिए। दोबारा देखो, मेरा फिक्स सुन लो फंडा, एग्जाम तक का भी यहीं जाके याद करना है आपको। मुझे आपको घर जाके मात्र आप 15 मिनट 20 मिनट पढ़ लीजिए बस। मुझे नहीं चाहिए कि आपको मेरे 5 क्वेश्चंस मुझे कराने हैं बस। उसका एक ही तरीका है कि आपको घर जाके 15 से 20 मिनट पढ़ना है बस आपको। जो भी चीजें यहीं, और इतना पढ़ना है कि ये स्थायी ज्ञान आपको एग्जाम, जब तुम एग्जाम तक पहुंचोगे ना, फिर तुमको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर तुम इन चीजों को कम पढ़ोगे। तो पहले एक बार में इतना तैयार रहिए, खूब याद रह सकता है, बस बॉडी को स्थिर रखो। धीरे ऐसे उल्टा सीधा बैठोगे ना तो ये चीजें शब्द याद नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं 4 बार आपसे याद करवा रहा हूं, जिससे याद, कि बहुत से लोगों के सब्जेक्ट टच में नहीं है, पढ़ने में टफ लगता है। बस एक दिमाग में बैठा लो, मेरे पास कोई भी भभूति नहीं है जो तुम्हारे ऊपर छिड़क दूं और तुमको याद हो जाए। तुमको दिमाग लगाना ही, बस समझ लो, ये आप दिमाग में बैठा लो। और उसका काम आपको ये है कि चीजों को बहुत ढंग से सुनिए। फिर एक बार मैं दोबारा बता दूं, WBC कितनी प्रकार की है? एक कणिका में कितनी है? पहली बोलो न्यूट्रो, दूसरी इओसिनोफेज, फिर बोलो कौन सी, और तीसरी वैसो। एकणिका में कितनी है? पहली, दूसरी, आंसर दो। सर्वाधिक संख्या में, सबसे कम, अरे कौन सी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, याद है? लिखो नीचे। पहले एक काम करना है तुमको, केवल WBC लिख के 2 भागों में बांट दो, जैसे मैंने लिखा है सेम उतार लीजिए आप। एक कणिका में है और एक है कणिका में, तीनों के नाम लिख लीजिए आप लोग। क्या हुआ? बैग दे दो भाई उसका।
कंप्लीट है क्या? एक कणिका में लिख लो 2, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। परसेंटेज केवल आपने समझने के लिए लिखी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आपको कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कितनी परसेंटेज होती है। समझ में आ गया बात? ये भी ध्यान रखा करो किस चीज को कैसे लिख रहे हैं। चलो, तो मेरे हिसाब से आपने नाम सबने लिख लिए, कंप्लीट कर लो एक बार। लिखिए, नीचे पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट लिखो, सर्वाधिक संख्या में WBC। एरो का निशान लगा के लिखती जाइए क्वेश्चन। सर्वाधिक संख्या में WBC, सर्वाधिक संख्या में WBC, संख्या बोल रहा हूं नंबर, सर्वाधिक संख्या में WBC, डैश लगाओ, कौन सी है बोलो? न्यूट्रोफिल्स, लिखो सामने न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सेकंड लिखो, सबसे कम संख्या में WBC, 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 डैश ला के लिखो, कौन सी है? वैसोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके नीचे, सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी WBC, हाँ डैश ला के लिखो, कौन सी है? मोनोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, नीचे लिखो, सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC, और डैश ला के लिखो, कौन सी है? लिम्फोसाइट। साइज में सबसे छोटी लिम्फोसाइट ही होती है ना, लिम्फोसाइट। आप समझिए एक बात और है ना, एक शब्द लिख रहा हूं पहले, तो आपको शब्द को सुनिए आप लोग। शब्द का मतलब है बक्षाणु। अरे बोलो क्या लिखा? पहले तो बक्षाणु को इंग्लिश में बता देता हूं, इसको बोलते हैं फैगोसाइट। अरे क्या बोलते हैं? फैगोसाइट। आपसे कोई पूछे कि बक्षाणु प्रकृति की WBC कौन सी है, बक्षाणु का मतलब समझो, ऐसी WBC जिनके द्वारा हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिका, बोलो क्या, या क्षतिग्रस्त ऊतक, डैमेज सेल और डैमेज टिश्यू, उनको हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं बक्षाणु। क्या बोलते हैं? और इस काम को बक्षाणु प्रकृति की जो मेनली WBC होती है, उस WBC का नाम होता है मोनोसाइट। अरे बोलो कौन सी? मतलब ये हमारे शरीर की ऐसी WBC है जिनके द्वारा हमारे शरीर में जितनी भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं या ऊतक है, उनको हटाने का या साफ करने का काम किया जाता है। मेनली यही होती है, लेकिन ऐसा ही गुण कुछ मात्रा में एक WBC के अंदर और पाया जाता है, उसका नाम होता है न्यूट्रोफिल्स। फिर बोलो कौन सा? देखो बात को बहुत अच्छी तरह सुनो मेरी बात को, है ना, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्त मेरे, माइनस मार्किंग है, उसके लिए एग्जाम में पेपर, ये भी सुन लो आप लोग, आराम से क्वेश्चन करके आ जाओगे तुम, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखो, चीज को सुन के और समझ के अच्छी तरह जाओ। क्वेश्चंस तो पेपर बताएगा, बहुत सीधा भी आ सकता है, बहुत कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चंस की टेंशन मत करिए आप लोग। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी टेंशन ये कर लो कि कहीं आधे अधूरे सुने हुए से कोई क्वेश्चंस गलत नहीं हो जाए।
मतलब एक बात दिमाग में हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, या तो मुझे क्वेश्चन करना है, या ये नहीं कि मैं कर भी रहा हूं और वो क्या हो जाए गलत, वही मामला अटकेगा। मतलब तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकेगा कि तुमने कितने क्वेश्चन कम किए थे, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए रुकेगा कि तुमने जो किए थे उसमें से 4-5 गलत। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि सुना करो ढंग से क्या है। मैंने क्या लिखा आपसे, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भक्षाणु प्रकृति की डब्ल्यूबीसी कौन सी है, 4 अलग अलग ऑप्शन में हो और एक आंसर देना हो तो क्या दोगे? 4 अलग अलग ऑप्शन में हो, मोनोसाइट भी और न्यूट्रोफिल्स भी, और अगर आंसर इस तरीके रूप में पूछ रहा है 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, तब आंसर ये भी देना कौन सी और न्यूट्रोफिल्स। दोनों समझ में आ रहा है बात? हाँ, ये दोनों है। इस आधार पर 2 शब्द और आते हैं ना, और वो शब्द कौन से हैं देखो सुनो। एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी, और एक शब्द आता है जिसका नाम होता है माइक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी। समझो आप लोग, है ना। पहले तो इसमें से एक शब्द पकड़ो, पुलिसमैन। बोलो क्या? पुलिसमैन का काम होता है कि समाज में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको समाज से क्या करना और उनको कहां डालना? जेल में। ये दोनों भक्षाणु प्रकृति की डब्ल्यूबीसी भी ऐसी हैं, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं या खराब कोशिकाएं उनको क्या करना? हटाना या साफ करना। तो दोनों डब्ल्यूबीसी हैं जो पुलिसमैन की बात ही कर रही है, लेकिन एक अंतर रख दिया गया। एक का नाम क्या बोला? और एक मैक्रो यानी बड़ा होता है, और माइक्रो यानी, ये भेजे में सेट कर लो हमेशा के लिए, मैक्रो यानी और माइक्रो यानी। अब खुद ही बताओ मुझे आंसर तुम, कि कोई तुमसे पूछे इन दोनों में से मैक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी कौन सी होगी? मोनोसाइट। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि इन दोनों में से बड़ी कौन है? क्योंकि सबसे बड़ी कौन है? ये तो स्वाभाविक बात है। और माइक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी पूछे तो न्यूट्रोफिल्स। बात क्लियर है? लिखो नीचे आप लोग, नीचे लिखो आप लोग, भक्षाणु प्रकृति की डब्ल्यूबीसी। भक्षाणु प्रकृति की डब्ल्यूबीसी पहले ऐसे लिखो, फैगोसाइट नेचर की, भक्षाणु प्रकृति की डब्ल्यूबीसी। लिख लो डैश लगा के दोनों नाम, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों ही भक्षाणु प्रकृति की है। भक्षाणु प्रकृति की डब्ल्यूबीसी, दोनों के नाम लिख दो, एक है मोनोसाइट और एक है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है दोस्त मेरे, इसके नीचे दोनों शब्द लिखो आप लोग, मैक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी, मैक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी, मैक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी। मैक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी। नाम बताओ कहां होगा? क्या बोलते हैं इसको? मोनोसाइट। ठीक है, उसके सामने डैश ला के लिख देना मोनोसाइट, और माइक्रो पुलिस डब्ल्यूबीसी भी लिख देना कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। लिख लीजिए सेम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डब्ल्यूबीसी के, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। कंप्लीट मैं कल की क्लास में और क्वेश्चंस बताऊंगा। फिर मैं आपको प्लेटलेट्स, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको 2 शब्द और समझाऊंगा आपको अभी इस टॉपिक में। एक तो ब्लड ग्रुप और एक आरएच फैक्टर, और इस साल पूरे चांसेस रहेंगे ब्लड ग्रुप और किसमें से? आरएच। तो इसको छोड़िए, एक बार मैं रिपीट करवा दूं आपको। चलो एक बार सीधे बैठो एक बार ढंग से, और अपन बात करेंगे आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? आरबीसी। जो पूरी आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले आराम से स्थिर होकर समझना है कि हमको चीजें क्या बोलनी है, एक बार में सही बोलना है ना। शुरुआत से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और एक बार में आंसर देते चले जाओगे मुझे आप लोग क्या पूछा जा रहा है आपसे। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रो। आरबीसी साइज में कैसी होती है? ओविया होता है। कैसी? आरबीसी केवल किन प्राणियों में पाई जाती है? अरे बोलो किसमें? मैमस वर्ग के जंतुओं की आरबीसी कोशिका में केंद्रक। मैमस वर्ग के कितने जंतु? एक का नाम, एक का नाम। जिनकी आरबीसी कोशिका में केंद्रक। आरबीसी की संख्या मेल में 50 से, फीमेल में
45 से। आरबीसी का जीवन काल, मैमस वर्ग में सर्वाधिक जीवन काल डॉग। आरबीसी कितने दिन होता है? 1 सप्ताह। यही बात ही क्या? चलो एक बात और बताओ पहले, आरबीसी की संख्या में कमी को क्या कहते हैं? अरे फिर बोलो क्या? अधिकता को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइट। ऑप्शन देख के आंसर दे दोगे क्या? ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में, क्योंकि ऑक्सीजन की। आरबीसी की गणना करने का यंत्र कौन सा है? हीमोसाइटो। आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से विटामिन सहायक है? B6, B9 और B12। क्या बात सही है क्या? चलो मुझे एक बात और बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? पूरा नाम बोलो। लाल अस्थि भ्रूणीय अवस्था में सर्वप्रथम आरबीसी का निर्माण, उसके बाद पिलिया। आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? और इसके अलावा यकृत में आरबीसी को नष्ट करने का काम कौन सी कोशिका? कौन सी? कुप्पर। आंसर देना ही मकसद नहीं होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी स्पष्ट रूप से सुनना भी है आपको। क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखो। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? किसको? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? क्लियर है भाई? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? एमपी यूमा। फिर बोलो क्या? सबसे छोटी? कस्तूरी हिरण। मैमल्स वर्ग में सबसे बड़ी? मनुष्य की आरबीसी का साइज 7.5 माइक्रोमीटर। फिर बोलो कितनी? चलो आंसर फिर देना आप लोग। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में तत्व कौन सा है? सीधे बैठ जाओ। फेरस। कौन सा है? फेरस। अरे है क्या? हीमोग्लोबिन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग? अरे कौन सा? हीमोग्लोबिन खुद का रंग? हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में 14 से, फीमेल में 14 क्या? ग्राम। क्या याद रखना, एग्जाम तक किलोग्राम हो जाएगी। अभी कितनी है ये? ग्राम। कितने ml में? कितने में? 100। चलो आपसे पूछे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 1.1। आपसे पूछे कि 1 हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं के साथ? कितना? 100 ml ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन? कितने? बात समझ में आ रही है? रक्त का रंग नीला किसके कारण होता है? हीमो। इतनी बार चीज को पढ़िए कि ऑप्शन देख के समझ में आ जाए। ऐसे खुश मत होइए, अभी तो शुरुआत है, इसलिए उंगलियों पे याद है, ठीक है? बाद में याद, ऑप्शन देखोगे तो आपको अपने आप शब्द क्या रह जाएगा? याद। तो हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग कैसा होगा? नीला। हीमोसाइनिन में तत्व कौन सा है? कौन सा? कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा है? और मैंने कहा आरबीसी है, वो उसका मेन कार्य क्या है? ऑक्सीजन में CO2 का परिवहन। क्या बात सही है क्या? फिर चालू किया WBC। क्या चालू किया? WBC का दूसरा नाम ग्लूको केंद्रक। संख्या 5 से। जीवन काल। शरीर में किसका विकास करना? रोग प्रतिरोधक क्षमता। सीधे बैठो, फिर स्थिर होकर एक बार में आंसर आना चाहिए। कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपसे पूछे WBC की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। कमी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटो। ब्लड कैंसर में जब अचानक WBC की संख्या बहुत बढ़ जाए तो क्या? WBC कितने प्रकार की है? एक। कणिका में कितनी है? पहली, दूसरी, तीसरी। एकणिका में कितनी है? पहली, दूसरी, सबसे बड़ी। सीधे बैठो, वो नहीं करना है, गधा चाल नहीं चलनी है कि पहली बार में यही पूछा जाएगा। फिर तैयार रहना, क्या पूछा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, एक बार सुना करो क्या पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बोलो, सबसे छोटी, सर्वाधिक संख्या में, सबसे कम, भक्षाणु प्रकृति की,
कौन सी है? मोनोसाइट और बहुत है आज के लिए। सही बताओ, भगवान की कसम।